वीरानगढ़ वीरानगढ़ की एकलौती कही जाने वाली वो हवेली जितनी दिखने में खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। इस हवेली के बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ कुछ तो अजीब और ख़तरनाक चीज़ है जो वहाँ जाने वालों को जिंदा निकल जाती है। वहीं एक रोज़ की बात है, तेज़ बारिश हो रही थी। इसी कारण शाम से ही आज यहाँ अंधेरा हो चुका था। हवेली का जो एकलौता नौकर था वो क्या देखता है कि तेज़ तूफ़ानी हवाओं के कारण हवेली की जो खुली खिड़कियाँ थीं उनसे आंधी में बारिश का पानी अंदर आ रहा था। तो वो ये सब देख कहता है, अरे मुझे ये जल्दी से बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो सारा पानी हवेली के अंदर आ जाएगा। ऐसा बोल वो सभी जो खिड़कियाँ थी खुली हुई उनको बंद करने में लग जाता है। और फिर अब तक जो वो नौकर था वो हवेली की लगभग सभी खिड़कियों को बंद कर चुका था, लेकिन जो एक आखिर की खिड़की बची थी जब वो उसको बंद करने लगा तो अचानक से ही उसे ऐसा लगता है जैसे कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अलावा हवेली में कोई और तो था नहीं। तो फिर उसे ऐसा क्यों लगा? तो वो जैसे ही थोड़ा डर कर पीछे की ओर देखता है तो वो देखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो इस पर खुद ही से बात करते हुए कहता है, अरे शाम यार, तू भी ना बेकार में डर रहा है, यार तेरे अलावा है ही कौन। चल जल्दी से खिड़की बंद कर, और फिर थोड़ी ही देर में साहब लोग भी तो आने वाले हैं। अगर उन्होंने ये सब देखा तो बहुत ही नाराज़ होंगे। चल जल्दी से कर ये सब। और शाम जो था वो आखिरी खिड़की भी बंद कर देता है, जिससे बारिश का जो पानी था वो अब हवेली में नहीं आ रहा था, और जो थोड़ा बहुत पानी आया था वो उसे पोछे से फटाफट से साफ कर लेता है। तभी शाम जो है वो हवेली के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनता है। तो वो जल्दी से हवेली से बाहर निकल जाकर देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके जो साहब हैं वो आ चुके हैं। तभी उस कार से एक 80 साल का बूढ़ा जिसका नाम बलदेव ठाकुर था वो उतरता है। उसी के पीछे पीछे एक 18 साल की जो लड़की है वो उतरती है। उसका नाम जूही था। जूही जो थी बलदेव ठाकुर की पोती थी। अभी 2 रोज़ पहले ही जूही के जो माता पिता शहर में रहते थे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, इसीलिए अब वो अपने दादाजी के साथ रहने उनकी हवेली में आ गई थी। तो जूही जो है वो हवेली को बाहर से ही देखकर बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और कहती है, ये तो कितनी खूबसूरत हवेली है, मैंने इससे पहले ऐसी हवेली कभी नहीं देखी। तो इस पर उसके दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, आज से ये हवेली तुम्हारी है और अब तुम यहीं मेरे साथ रहना। तो जूही जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी जो था जूही को याद आता है कि वो फिर अपने कॉलेज कैसे जाएगी। तो इस पर वो अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी, मेरा कॉलेज तो यहाँ से बहुत दूर है। इस पर जूही के दादाजी बोलते हैं, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, ड्राइवर है ना, रोज़ सुबह तुम्हें कॉलेज छोड़ के आएगा और फिर तुमको लेने भी आएगा। तो इस पर जूही बड़ी ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर तभी शाम जो है वो गाड़ी से उनका जो सामान था वो उठाता है और अंदर हवेली में लेके पहुंचता है। फिर तीनों जो है हवेली में पहुंचते हैं
तो जूही जो है वो हवेली को अंदर से भी देख बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी कोई खूबसूरत हवेली कभी नहीं देखी थी। वहीं शाम जो था वो दादा और पोती की उस बॉन्डिंग को देख बड़ा ही खुश हुआ और बोलने लगा कि चलो अब हमारी इस हवेली में भी कुछ खुशियाँ आई हैं, नहीं तो पहले ये हवेली बड़ी ही बंजर सी लगती थी। आप दोनों को यूँ हंसते मुस्कुराते देख, बातें करते देख बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो तभी दादाजी जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा बेटा, मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो वहीं जूही जो है वो कहती है कि मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ और मुझे तो ये हवेली अभी के अभी पूरी देखनी है। तो इस पर दादाजी जो हैं वो शाम से कहते हैं कि शाम, तुम जूही को पूरी हवेली घुमा दो, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। वहीं दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तो दादाजी जो हैं वो शाम को रोक कर कहते हैं धीरे से उसके कान में, लेकिन याद रहे वो जो कमरा है जूही उसके पास बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो इस पर जो शाम था वो भी दबे अल्फाजों में कहता है ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तो उन दोनों को फुसफुसाते देख जूही जो है वो कहती है अरे आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, चलो शाम जी, हमें ये पूरी हवेली देखनी है। तो दादाजी जो हैं वो फिर से कहते हैं हाँ हाँ शाम, जाओ जूही को पूरी हवेली दिखा के लाओ, तब तक मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ। तो शाम जो है वो जूही को लेकर पूरी हवेली दिखाने के लिए चला जाता है और दादाजी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। न जाने उस कमरे में ऐसा क्या था जो जूही के दादाजी अपने नौकर को इस तरह से दबे अल्फाजों में उससे दूर रखने को कहते हैं जूही को। शाम जो था वो जूही को पूरी हवेली यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है। जूही को हर एक जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यूँ ही घूमते फिरते घूमते आखिर में वो उसी कमरे के सामने आकर पहुँचते हैं जिसके लिए दादाजी ने स्पेसिफिक तौर पर मना किया था कि जूही को वहाँ नहीं लेके जाना है। तो जूही के मन में एक सवाल आता है, उसने उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला देखा जो कि कलावे से बांध रखा था। तो जूही उस कमरे के दरवाजे पर लगे उस ताले को देख कहती है शाम भैया, एक बात तो बताइए, इस हवेली के जो बाकी सारे कमरे हैं उन पर तो सिर्फ कुंडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये जो कमरा है इस पर ना सिर्फ कुंडी लगी है बल्कि एक इतना मोटा ताला और उस पर ये कलावा बंधा है, आखिर क्यों? तो शाम जो है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, वो पसीने पसीने होने लगता है। जूही ये सब देख कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो फिर से अपना वही सवाल दोहराती है। तो इस पर शाम जो फिर से कहता है कि बेटा अब मुझे खाना बनाना है तो उसके लिए देर हो रही है और आपके दादाजी का भी तो रात का खाना खाने का वक्त हो गया है, उन्हें दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। तो ये सब बातें हम कल करेंगे, अभी चलो चलकर काम करते हैं। तो जूही कहती है ओके ठीक है चलते हैं। तो फिर शाम जो जूही को थोड़ा इधर उधर की बात कहकर वहाँ से लेके पहुँच जाता है और फिर जूही भी अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाती है और शाम जो है वो रात का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वहीं जूही अपने कमरे में अपना जो सामान था वो सब अनपैक कर रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी एक दोस्त का फ़ोन आता है। तो जूही यहाँ हवेली की सारी बातें अपनी दोस्त से शेयर करती है, सब कुछ बताती है कि हवेली कितनी खूबसूरत है और वो अब हमेशा वहीं रहेगी, ये सब बातें। तो इसी के साथ वो उस कमरे के बारे में भी ज़िक्र करती है। तो वहाँ से उसकी दोस्त जो है वो कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, कल हम तुम्हारे यहाँ आते हैं ना, फिर हम मिलकर उस कमरे के राज के बारे में पता करेंगे
तो जूही कहती है कि ठीक है, तुम कल लोग आ जाना, हम मिलकर उस कमरे के बारे में पता करेंगे। और फिर वहीं जूही जो है वो थोड़ी देर आराम कर शाम के पास किचन में पहुंचती है तो देखती है कि शाम रात का खाना बना रहा था। तो वो वहीं खड़ी होकर शाम से कहती है, शाम भैया, इस हवेली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पुरानी बातें बताइए ना। तो पुरानी बातों के नाम सुनते ही शाम जो है अचानक से शांत सा हो जाता है, जैसे कि पता नहीं उससे क्या पूछ लिया हो। तभी शाम जो है एकदम से कहता है, पुरानी बातें? कैसी पुरानी बातें? इस हवेली में तो कुछ ऐसा कोई पुरानी बात है ही नहीं जो मैं तुम्हें कुछ बताऊं। तो इस पर जूही कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो बात होगी जो बड़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। तो शाम जो है वो पसीने पसीने होने लगा था और वो अपने पसीने पोंछते हुए कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम जाकर थोड़ा इंतज़ार करो, बस खाना बनने ही वाला है। और फिर जूही वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में शाम जो है रात का खाना बनाकर डिनर टेबल पर लगा देता है। तो जूही और उसके दादाजी बैठकर आराम से रात के खाने का मज़ा ले रहे थे। तो जूही जो है वो एक बार फिर से अपने दादाजी से वही सवाल करती है जो उसने शाम से किया था। तो दादाजी जो है वो भी शाम की तरह थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं और जूही से कहते हैं, बेटा, खाने के वक्त इधर उधर की बातें नहीं करते, तुम चैन से खाना खाओ, हम फिर कल बातें करेंगे, वैसे भी रात हो गई है बहुत, मुझे नींद आ रही है। तो जूही जो कुछ समझ नहीं पाती है कि दादाजी इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और फिर वो खाना वाना खाकर रात में आराम से अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जूही जो थी अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी, लेकिन उसको अभी तक नींद नहीं आई थी। नई जगह थी, शायद इसी कारण वो बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदलने जा रही थी। और एक बार वो परेशान होकर उठकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, ओह गॉड, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, कितनी देर हो गई है, रात के 12 बजे हैं। और तभी अचानक से ही जूही को कुछ टप टप करके आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो है उन आवाज़ों पर ध्यान से सुनती है तो उसे महसूस होता है कि शायद ये पानी की बूंदें हैं जो कि बाथरूम से आवाज़ें आ रही हैं। तो वो जो है वो बाथरूम में जाकर देखती है तो देखती है कि वाकई में जो बाथरूम का नल था वो टपक रहा था। तो जूही उस नल को अच्छे से टाइटली बंद कर देती है और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है कि तभी एक बार फिर से उसे वैसी ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो फिर से जाकर बाथरूम में देखती है तो नल जो था वो फिर से टपकने लगा था। जूही बड़ी हैरान होती है और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो नल को एक बार फिर अच्छे से बंद करने की कोशिश करती है और नल बंद हो भी जाता है। तो वो कुछ बाथरूम के दरवाजे के बाहर निकली ही होगी कि धीरे से उसके कान में फिर से टप 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 की आवाज़ें आती हैं। तो वो थोड़ी हैरान होती है और धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। तो वो क्या देखती है कि एक बार नल जो उसने खुद अपने हाथों से बंद किया था वो फिर से टपकने लगा है। यहाँ पर जूही जो है वो थोड़ी परेशान होती है और बड़ी ही सोच में पड़ जाती है, आखिर ये नल अच्छे से बंद करने के बावजूद बार बार टपक क्यों रहा है। तो जूही एक बार फिर से उस नल को
अच्छे से बंद कर देती है। तो फिर वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो एकदम से ही वो क्या देखती है कि उसकी जो चादर थी बेड की ओढ़ने वाली, वो जो थी वो नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। तो जूही यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और खुद से ही बात करते हुए कहती हैं, ये कैसे हो सकता है? चादर तो बेड पर ही छोड़ कर गई थी, फिर ये नीचे फर्श पर कैसे आई? आखिर चक्कर क्या है? तो जूही थोड़ा सा डर जाती है। अब इसी डर के चलते जूही जो थी वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और जो उसकी चादर बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी उसे बड़े ही आहिस्ता जाकर उठाने की कोशिश करती है। तो उसे यहाँ थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो चादर को टच करती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल महसूस होता है और वो चादर को उठाकर बेड पर रख देती है। तो फिर वो वापस से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर जूही इन दो बातों से जो कि उसके साथ घटी, एक वो पानी वाली और एक ये चादर वाली, वो थोड़ा सा परेशान सी हो गई थी। लेकिन फिर वो यही सोचती है कि शायद नई जगह है, इस वजह से उसे इस तरीके का कोई वहम वगैरह हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो वो सोने की कोशिश करने लगती है और उसे नींद आ भी जाती है कि तभी रात के 2 बजे एक आवाज़ आती है उसे, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई रो रहा हो। ये आवाज़ जो थी ये किसी औरत की थी। तो जूही मन में सोचती है कि उसके अलावा तो इस हवेली में कोई औरत नहीं है, तो फिर ये किसकी आवाज़ हो सकती है? अब यहाँ क्या था कि जूही को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, तो वो जानने के लिए उस आवाज़ के पीछे निकलती है। वो अपने कमरे से निकलती है। यहाँ जूही जो है जब वो अपने कमरे से निकलती है तो कॉरिडोर में चलते 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 लास्ट में वो उसी कमरे के सामने पहुंचती है जिस पर वो बड़ा सा ताला लगा था, जहाँ उसके दादाजी ने जाने से मना किया था। तो जूही यहाँ बड़ी हैरान हो जाती है, अरे यार, ये बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? आखिर चक्कर क्या है इस कमरे का? तो फिर जूही जो है वो कमरे पर टैप करती है, दरवाजे पर हाथ मारती है, आवाज़ लगाती है कि क्या कोई अंदर है? ऐसा बोलकर वो 2-4 बार ट्राई करती है कि अगर अंदर कोई है तो वो जवाब देगा। तो कई बार जूही के ऐसा करने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और तब तक वो जो रोने की आवाज़ें थी उसके पहुंचने तक वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। तो जूही कहती है, आखिर चक्कर क्या है यार? रोने की आवाज़ भी बंद हो गई है, अंदर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा, पता नहीं अंदर कोई है भी या नहीं। तभी जूही को एहसास होता है कि आधी रात का वक्त हुआ है और अगर उसके दादाजी को ये पता चल गया कि वो रात में हवेली में यहाँ वहाँ टहल रही थी तो शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करे। तो अपने दादाजी का ख्याल कर जूही जो है वहाँ से अपने कमरे में वापस पहुँच जाती है और जाकर फिर से सोने की कोशिश करती है और उसे नींद भी आ जाती है।
और फिर वहीं जब सुबह होती है तो जूही जो थी वो अपने दादाजी को रात वाली बात बताती है कि उसके बाथरूम का जो नल है वो कैसे बार बार टपक रहा था। यहाँ जूही जो अपने दादाजी को रात वाली आधी ही बात बताती है, वो उन्हें रोने वाली आवाज़ के बारे में कुछ नहीं कहती है। वो इसलिए था क्योंकि अगर वो दादाजी को उस रोने वाली बात के बारे में कुछ भी बताती है तो शायद दादाजी उस बात को टाल जाते और जूही का वहम कहते। तो इसलिए उसने सोचा कि ये बात तो दादाजी को बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए उसने वो आधी बात छुपा ली थी। दादाजी जूही से कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, नल में ज़रूर कुछ खराबी हुई होगी, मैं जल्द से जल्द उस नल को ठीक करवा दूंगा। तो जूही भी बहुत ही पोलाइटली तरीके से कहती है ठीक है। इसी के साथ जो था जूही अपने दादाजी को अपने 2 दोस्तों के बारे में बताती है जो कि आज आने वाले थे जूही से मिलने के लिए। जूही कहती है दादाजी मेरे 2 दोस्त यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आने वाले हैं, तो क्या मैं उन्हें रख सकती हूँ? तो इस पर दादाजी कहते हैं अरे बेटा तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें जिसे रखना है उसे रख सकती हो, 2 दिन क्या, जब तक तुम्हारा मन हो तब तक वो यहाँ रह सकते हैं। जूही जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर अपने दादाजी के गले लग जाती है। सुबह में नाश्ता करने के बाद दादाजी जो थे वो अपनी लाइब्रेरी में बैठकर अपने स्टडी टेबल पर एक बुक पढ़ रहे थे। तो अचानक से ही दादाजी को फ़ोन आ जाता है, तो वो उस फ़ोन को सुनने के लिए 2 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और थोड़ा दूर जाकर स्टडी टेबल से अपने फ़ोन पर बात करने लगते हैं। और तभी वो जिस किताब को पढ़ रहे थे वो अचानक से ही धीरे 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 टेबल से खिसकना शुरू हो जाती है और कोने पर जाकर धड़ाम से गिरती है। अब उस किताब के गिरने की आवाज़ से दादाजी जो है पलट कर देखते हैं। यहाँ दादाजी बड़े ही हैरान होते हैं कि ये जो बुक है ये खुद ब खुद टेबल से नीचे कैसे गिर पड़ी, क्योंकि किताब काफ़ी मोटी थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई चूहा वगैरह आकर उस किताब को टेबल से नीचे गिरा दे। तो ये किताब आखिर गिरी तो गिरी कैसे? वो फ़ोन पे बात कर चुके थे तब तक, तो वो अपनी किताब उठाते हैं और उसे वापस से टेबल पर रख देते हैं और उसको खोलकर फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं कि तभी अचानक से लाइब्रेरी के अंदर जो ट्यूबलाइट थी वो अचानक से ही डिम होने लगी और होते 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 एकदम ही बंद हो गई। लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा छा गया। उस लाइब्रेरी के अंदर एक भी खिड़की नहीं थी, इसीलिए सूरज की जो रोशनी थी वो ज़रा भी उस लाइब्रेरी में नहीं आ रही थी। एकदम अंधेरा हो चुका था वहाँ। इसी अंधेरे में जो था वो दादाजी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, जैसे कोई चल रहा हो, धीमी धीमी आवाज़ जो लगभग उनसे 20 कदम की दूरी पर थी। और हर सेकंड वो आवाज़ जो है उनके करीब आ रही थी। दादाजी थोड़ा परेशान हो गए कि ये किसकी आवाज़ है, किसके कदमों के चलने की आवाज़ है। तो दादाजी जो थे वो एकदम से ही बोलते हैं थोड़ी बुलंद आवाज़ में, कौन है वहाँ पर, जल्दी से बताओ। लेकिन सामने से किसी की आवाज़ नहीं, बस धीमे धीमे कदमों के चलने की आवाज़ जो धीरे धीरे दादाजी की ओर
बढ़ रही थी। और यहाँ दादाजी थोड़ा एक बार फिर से अपनी बुलंद आवाज़ में दोबारा उस बात को दोहराते हैं, कौन है वहाँ, जल्दी बताओ, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी। कि दादाजी को महसूस हुआ कि वो जो आवाज़ थी कदमों के चलने की, वो अब उनके काफ़ी करीब आ चुकी है। तो दादाजी को अचानक से याद आता है कि उनका जो मोबाइल था, जो कि इस वक्त टेबल पर रखा है, उसके अंदर टॉर्च है। तो वो अपने जो मोबाइल है उसको अंधेरे में ही टेबल पर तलाशते हैं जल्दी से, एकदम फ़ौरन। और जिससे जो टेबल की अनदर किताबें थी, दूसरी किताबें थी, वो इधर उधर गिर जाती हैं नीचे फर्श पर। तो तभी उनके हाथ उनका मोबाइल लग जाता है और वो एकदम जल्दी से उसमें टॉर्च ऑन करते हैं और अपने सामने की तरफ मारते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, एकदम शांत माहौल। वो आवाज़ भी अब गायब हो चुकी थी चलने की। फिर जो है दादाजी को अपने पीछे की तरफ से किसी की खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई खुसफुसा के बात कर रहा हो। वो थोड़ा परेशान होते हैं और घूमकर वो टॉर्च अपने पीछे की तरफ मारते हैं। रोशनी होती है, वहाँ भी कोई नहीं, एकदम खाली। वहीं दूसरी तरफ जूही जो थी अपने कमरे में बैठी हुई थी, आराम से अपना स्टडी कर रही थी, अपनी पढ़ाई लिखाई। तो तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो जूही जो थी वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि श्याम जो है दरवाजे पर खड़ा है। साथ में उसके 2 दोस्त भी थे, जिन्हें देखकर वो एकदम से बड़ी ही खुश होती है। उनके गले लगकर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। श्याम भैया, प्लीज़ आप जल्दी से मेरे दोनों दोस्तों के लिए थोड़ा चाय, कॉफ़ी, नाश्ता वगैरह कुछ लेकर आइए। तो जूही का जो दोस्त था जय, तो जय कहता है जूही से, अरे नहीं यार, हम तो नाश्ता घर से करके चले हैं, तो ये नाश्ते वाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं शाम जो है वहाँ से चला जाता है। तो जूही अपने दोनों दोस्तों को कमरे में लेके पहुँचती है और उनसे बहुत सारी बातें शेयर करती है। तो जूही का जो दोस्त था जय, वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर उस कमरे में क्या हो सकता है? इस पर जूही कहती है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो कुछ भी है हमें उसके बारे में ज़रूर पता करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी दादाजी, हमने अगर दरवाज़ा खोला तो दादाजी वो आवाज़ें सुन लेंगे और फिर हमें बहुत डांटेंगे, तो हम ये सब रात में करेंगे, श्याम भैया और दादाजी के सोने के बाद। तो जय जो है वो कहता है, हाँ ये आइडिया अच्छा है, ऐसे भी यार थोड़ी थकान हो रखी है, थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। वहीं लाइब्रेरी में दादाजी जो परेशान खड़े थे, वो देखते हैं कि लाइब्रेरी की जो लाइट थी वो वापस से आ गई है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। तो वो देखते हैं कि लाइब्रेरी की जो बाकी किताबें थी वो फर्श पर बिखरी हुई हैं। ना जाने कौन अंधेरे में उन्हें इस तरह बिखेर कर चला गया। दादाजी बड़े ही परेशान हुए, उनके माथे पर चिंता की लकीर आ चुकी थी। वो एकदम से लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, तभी शाम से टकराते हैं। शाम जो था दादाजी के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। तो दादाजी कहते हैं कि शाम, मैं इस वक्त कहीं जा रहा हूँ,
हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम जूही का ख्याल रखना। तो शाम जो है कहता है कि ठीक है, आप जाइए, मैं उनका ख्याल रखूँगा। अब क्या था कि दादाजी जो है वो तो हवेली से किसी काम के चलते बाहर चले गए थे। तो शाम जो था वो ये बात जूही को जाके बताता है। तो अब जूही और उसके दोस्तों के पास एक तरीके से खुला मौका था उस कमरे को चेक करने का। तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं अभी चलकर चेक किया जाए कि आखिर उस कमरे में क्या है। तो फिर क्या था, जय कहता है चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हम अभी जाकर उस कमरे को चेक करते हैं। तो जूही कहती है हाँ चलो ठीक है, वैसे भी श्याम भैया तो काम में लगे हुए हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो फिर तीनों दबे पांव उस कमरे के वहाँ पहुँच जाते हैं और कमरे पे जो ताला लगा था उस पे जो कलावा बंधा था, उस कलावे को बड़े ही आराम से निकाल देते हैं। तो जैसे ही वो कलावा उस ताले से खुलता है, वैसे ही वो ताला अचानक से ही खुद ब खुद खुल जाता है। तो वो ताले को निकालते हैं और दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, कमरे के अंदर से तेज़ ठंडी हवा सीधा उन तीनों के चेहरे से आके टकराती है और वो तीनों थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये बंद कमरे से इस तरीके से ठंडी हवा कैसे आ सकती है। बट वो बाकी चीज़ों को अलग कर उस कमरे में अंदर पहुंचते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो कमरा चारों ओर जालों से भरा हुआ था, धूल मिट्टी, लेकिन फिर भी उसके अंदर की खूबसूरती देखने लायक थी। बड़ा ही खूबसूरत कमरा था, आलीशान बेड डला था उसमें और इसी के साथ उस कमरे में एक तस्वीर लगी थी, बड़ी ही खूबसूरत सी औरत की तस्वीर, जिसे देख जय बोलता है अरे ये किसकी तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जूही जो है वो कहती है पता नहीं किसकी तस्वीर है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो रोने की आवाज़ इस कमरे से कैसे आ रही थी, आखिर चक्कर क्या है। तो तीनों अपना सर खुजाने लगते हैं कि तभी उन तीनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़। लगातार कोई रोई जा रहा था। तभी उन्हें महसूस होता है कि ये आवाज़ तो उस कमरे के बेड के नीचे से आ रही है। तो तीनों धीरे आहिस्ता से उस बेड के नीचे झांकते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि दो आंखें चमक रही थी, बड़ी ही डरावनी, लाल लाल। तभी कोई जो है उस बेड के नीचे से निकलता है और अचानक से ही उन तीनों पर हमला कर देता है। वो तीनों दूर जाकर गिरते हैं, सीधा दीवार से लग जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक औरत खड़ी थी, बड़ी ही डरावनी, जिसकी लाल लाल आँखें थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, नाखून बहुत ही लंबे लंबे, सफ़ेद साड़ी पहनी थी। तीनों तो एकदम से ही कांपने लगे उसे देखकर, बड़ी ही डरावनी थी। इससे पहले कि वो औरत कुछ भी करती, वो तीनों खड़े होते हैं और बड़ी ही रफ्तार से कमरे से निकल जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा तक नहीं बंद करते। इसी बीच जो है अंधेरा हो चुका था, सुबह से शाम ढल चुकी थी और अचानक से ही मौसम के आए बदलाव से तेज़ बारिश होने लगी थी। तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। जाने वो क्या चीज़ थी जिसे उन्होंने उस कमरे में देखा। तीनों जूही के कमरे में खड़े थे कि तभी शाम जो है वो उनके पास आता है और कहता है कि आप लोग
इतना परेशान और डरे हुए क्यों हैं? तो यहाँ जूही जो है वो शाम को सब बता देती है। तो शाम भी घबरा जाता है और वो कहता है, ये आप लोगों ने क्या किया? वो वो एक भयानक भटकती हुई रूह है जो अब हम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। आपके दादाजी से पहले ये हवेली जिसकी थी, वो रूह उसी औरत की है। बहुत ही बुरी औरत थी वो, और उसके मरने के बाद उसकी रूह इस हवेली में भटकती थी, जिसे आपके दादाजी ने उस कमरे में कैद करवा दिया था, लेकिन आपने उसे आज़ाद कर दिया है। अब वो हम सबको जान से मार देगी। जूही जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी इस वक्त, लेकिन अब आगे क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं था। तो जय जो था वो शाम से कहता है, क्या शाम भैया हम फिर से उस आत्मा को उस कमरे में कैद नहीं कर सकते हैं? तो इस पर शाम बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले भी तांत्रिक बाबा ने ही उस बुरी आत्मा को उस कमरे के अंदर कैद किया था। वही है जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है। और इस वक्त साहब जी भी हवेली से बाहर हैं। अब तो हम लोगों का भगवान ही मालिक है। तो जय कहता है, तो क्या हमें इसी वक्त इस हवेली को नहीं छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि वो आत्मा हमें जान से मारे? तो शाम जो है वो कहता है, इतना तूफान बाहर आया है, तेज़ बारिश है, हम लोग कैसे बाहर जा सकते हैं? तो जूही कहती है, जो भी हो, इस हवेली में रहने से तो अच्छा यही है कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तभी देखते हैं कि हवेली का जो मेन दरवाज़ा था वो अचानक से ही अपने आप बंद हो चुका था, जोर से एकदम। इसी के साथ उन्हें किसी के कदमों की आहट आती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वही भटकती रूह उनके सामने खड़ी है, जो शायद अब उनकी जान भी ले सकती थी। वो चारों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो आत्मा उनकी ओर बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से ही जो है हवेली का दरवाज़ा धड़ाम करके खुलता है। वो सब देखते हैं कि दरवाजे पर कोई तांत्रिक बाबा खड़े हैं और उसके साथ जूही के दादाजी भी हैं। वो तांत्रिक बाबा जो हैं वो उस भूतनी की ओर विभूति छिड़क के मारते हैं, जिससे वो आत्मा जो है उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाती है। जूही अपने दादाजी के गले जाकर लग जाती है, रोने लगती है। तो दादाजी कहते हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, इस आत्मा को एक बार फिर काबू करने के लिए तांत्रिक बाबा आ गए हैं। फिर तांत्रिक बाबा जो है वो पहले जैसे ही उस आत्मा को उस कमरे में ले जाते हैं और जाकर उसको पहले की तरह ही कैद कर देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, वो आत्मा जो थी वो अंदर से ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगती है और चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ें जो थी बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी, जिसे सुनकर शायद किसी के भी कानों से खून निकलने लगता। तभी तांत्रिक बाबा जो हैं वो जूही के दादाजी से कहते हैं कि आप जल्दी से इस पर कलावा बांध दीजिए, और वो फिर वैसे ही करते हैं। वो फटाफट से उस पर कलावा बांध देते हैं, जिससे वो आत्मा जो है, बुरी आत्मा, वो उस कमरे में ही कैद हो जाती है और इस तरह उन्हें उस आत्मा से एक बार फिर मुक्ति मिल जाती है। सभी तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक बाबा उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगली बार ये गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो न जाने क्या हो। और फिर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जूही जो है वो अपने दादाजी से बहुत ही ज़्यादा सॉरी मांगती है, कहती है कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दादाजी जो है वो उसको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ऐसा मत करना। और फिर सभी बहुत खुश होते हैं
और उस आत्मा से मुक्ति पा लेते हैं।